नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलती का एहसास। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? जल्दी से छत पर जाओ। मेरा सूट सूखने के लिए डाला है, नीचे लाकर उस पर प्रेस कर दो। आधे घंटे बाद ही मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तुमसे मैंने कल रात को ही कहा था मेरे सूट को धो के प्रेस कर देना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोने की पड़ी थी। जाकर सो गई। 9 बजे से ही चारपाई पकड़ लेती हो, सुबह 6 बजे तक खर्राटे मारकर सोती हो। बहू, जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है। ऐसी भयंकर सर्दी में रात में टंकी के पानी से मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। इतना ठंडा पानी था कि छूने से ही ऐसे लग रहा था हाथ कट जाएगा। और तुम मुझे घर में आग भी नहीं जलाने देती हो। कहती हो घर पक्का है, धुआं करोगी तो घर काला हो जाएगा। ठंडे हाथ हो जाते हैं तो ठंडे हाथ पैरों में रात भर नींद भी नहीं आती। हाँ हाँ माँ जी, जैसे ठंडे पानी से तो तुम मर जाती। जरा सा सूट नहीं धुल पा रही थी, तुम्हारी वजह से मैं लेट हुई, तो फिर समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मेरे सूट पर प्रेस कर दो। सुलेखा जी छत से सूट लेकर आई और प्रेस करने लगी, लेकिन सुलेखा जी को प्रेस करने का आइडिया नहीं है। प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई और बहू का सूट जल जाता है। जले हुए सूट को देखकर सुलेखा जी घबरा गई। सूट जलने की बदबू से बहू भागती हुई कमरे में आई और अपने जले हुए सूट को देखकर आग बबूला हो गई। आव देखा ना ताव, अपनी सास के हाथ पर वही गर्म प्रेस रख दी। बुढ़िया, तूने मेरा इतना महंगा सूट जला दिया है, इसकी सजा तो तुझे मिल के रहेगी। पूरे 3,000 का सूट खरीदा था, जलाकर बर्बाद कर दिया। अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए जो नौकरानी लगाकर गया है, उसको हटा दूंगी। सारे घर के काम तुमसे करवाऊंगी, तब जाकर सूट के पैसे वसूल होंगे। गुस्से से तमतमाई बहू सुरेखा जी के हाथ पर गरम प्रेस रख देती है। बुढ़ापे की झुर्रियों वाले हाथ पर जब गर्म प्रेस पड़ी तो सुलेखा जी की चीखें निकल गई, अपना हाथ पकड़ कर रह गई। थोड़ी ही देर में सुलेखा जी के हाथों में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। एक कोने में खड़ी हुई सुलेखा जी बहू के व्यवहार को देखकर दंग है। कभी वह बहू को देखती है तो कभी अपने हाथ को, कि जरा से सूट के जलने पर बहू ने मेरा हाथ जला दिया। सुलेखा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहू के व्यवहार से वह स्तब्ध है कि आज उनकी बहू ने उनके साथ जो किया है, उसकी तो उन्होंने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। क्या इसीलिए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि जब बहू आएगी तो उनके साथ बुढ़ापे में ऐसा बर्ताव करेगी? दो गरम रोटी खिलाने की जगह गरम प्रेस से हाथ चलाएंगी। लेकिन क्या करें, मेरी भी किस्मत कितनी खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली। मुझे बुढ़ापे पर दो रोटी देने की जगह मुझसे घर के सारे काम कराती हैं, जबकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बेटा जाने से पहले अच्छी तरह से बहू को समझा कर गया था कि मेरी माँ से कोई काम मत करवाना, उनकी सेवा करना। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी तो और भी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। पर इधर तो बहू मेरी सेवा करने की जगह मुझसे पूरे घर के पूरे काम करवाने की कोशिश करती है। और आज तो उसने जो किया है, उसकी वजह से सुलेखा जी भयभीत हो गई है। डरते हुए अपनी बहू से कहती हैं, बहू, मैंने कभी प्रेस नहीं की है। वह तो तुम जिद कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे सूट पर प्रेस करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतनी गर्म हो जाएगी। बुढ़िया, तूने जानबूझकर मेरा सूट जलाया है, मैं सब समझती हूँ। तू मुझसे जलती है। अब चल निकल इस कमरे से, जल्दी से घर के सारे काम निपटा। आज से काम करने के लिए नौकरानी नहीं आएगी, तुम ही सारे घर के काम करोगी। नुकसान करती हो तो उसकी भरपाई भी तुम ही से करनी पड़ेगी। इतना कहकर
मोनिका अपनी सास का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर धक्का दे देती है। यह भी नहीं देखती कि उसकी सासू माँ के हाथ में कितनी जलन हो रही है। लेकिन तभी मोनिका के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। गाल पर पड़े थप्पड़ से मोनिका भड़क जाती है। पलटकर देखती है तो उसका पति राकेश सामने खड़ा है। अपने गाल पर पड़ा हुआ थप्पड़ मोनिका सहन नहीं कर पा रही थी। पहले तो यह अपने पति को देखकर दंग रह जाती है। फिर चिल्लाती हुई राकेश से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? मोनिका के इस तरह से तेवर दिखाने पर राकेश उसको दूसरे गाल पर भी एक तेज थप्पड़ लगाता है। राकेश भाग अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ, आपने इतने दिनों से यह सब कुछ सह रही हो। मैंने आपसे फोन पर भी बात करता हूँ, लेकिन आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। आपने मुझे अपने आप से इतना पराया कर दिया कि कोई दुख तकलीफ मुझे बताती भी नहीं है। अपनी माँ के जले हुए हाथ को देखकर राकेश आग बबूला हो जाता है। अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में बिठा उस पर मरहम पट्टी करता है। दरअसल 3 महीने पहले राकेश अपने ऑफिस के काम से हैदराबाद गया था। जब राकेश को ऑफिस के काम से हैदराबाद भेजा जा रहा था, उस समय उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर राकेश हैदराबाद जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। घर में आकर वह अपनी पत्नी और माँ से कहता है, मैं अपने ऑफिस में मना कर देता हूँ। आपको इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। यह सुनकर राकेश की पत्नी कहती है, अगर तुम ऑफिस के काम से हैदराबाद नहीं जाओगे तो आगे तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा। तुम्हारी जॉब पर असर पड़ेगा। इतना जरूरी काम है और सिर्फ तुम अपनी माँ के चक्कर में इतने जरूरी काम को छोड़कर घर बैठने की बात कर रहे हो। इतना अच्छा मौका मिला है, उसको ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कुछ पैसे ही आएंगे। वैसे भी बुढ़िया जब देखो तब बीमार हो जाती है। उसके इलाज में भी बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारी इस छोटी सी जॉब में घर के खर्च नहीं चलते हैं। तुम्हें हैदराबाद जरूर जाना चाहिए। ठीक है मोनिका, तुम सही कह रही हो। कल ही अपने ऑफिस जाकर हाँ कह देता हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं अपनी माँ के लिए कुछ व्यवस्था करके जाऊंगा। तुम्हें तो पता है मोनिका, पिछले हफ्ते माँ फिसलकर आंगन में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी और पैर में चोट आ गई थी। पूरे हफ्ते से ना तो ठीक से चल पा रही हैं, ना ही अपना कोई काम कर पा रही हैं। या तो तुम मुझे यह भरोसा दो कि तुम माँ के सारे काम करोगी, तब मैं पूरा बेफिक्र होकर चला जाऊंगा। नहीं तो माँ के लिए एक मैं सहायिका लगाकर जाऊंगा, जो माँ की समय से दवाइयाँ देती रहेंगी और उनके काम करती रहेंगी। राकेश के मुंह से अपनी सास के लिए एक सहायिका की बात सुनकर के मोनिका का खून खोल जाता है। लेकिन क्या करे, अपनी माँ के लिए राकेश कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जब देखो तब वह माँ माँ करता रहता है। अगर मैं उस बुढ़िया के लिए कुछ कहती हूँ तो राकेश सुनता भी नहीं है। वैसे भी इस बुढ़िया को अपने साथ रखकर मैं परेशान हो गई हूँ। मोनिका जब अपने पति को अपनी सास की इतनी सेवा करते हुए देखती है तो जल भुन जाती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसका पति अपनी माँ की इतनी बात क्यों मानता है और अपनी माँ की सेवा क्यों करता है। कोई जरूरत नहीं है उनकी सेवा करने की। अपने आप सारे काम कर लेंगी। वह अपनी सास से नफरत करती है और आज अच्छा मौका है। अगर राकेश हैदराबाद जाएगा तो बुढ़िया की अच्छे से अकल ठिकाने लगाऊंगी। अपने बेटे के सामने तो पूरा दिन बैठी रहती है और इसका बेटा भी कुछ काम करने नहीं देता है और जाने के बाद भी एक सहायिका लगाकर जा रहा है। जाने दो तुम्हारे बेटे को, फिर तुम्हें बताती हूँ। इस बुढ़िया को ही मैंने काम वाली ना बना दिया तो कहना। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। इतना सोचकर मन ही मन मोनिका मुस्कुराने लगती है। राकेश थोड़ी देर बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को भी ऑफिस के काम से बाहर जाने की बात बताता है। तो पहले तो सुलेखा जी अपने बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि घर में एक बेटा ही है जो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। बहू तो एक गिलास पानी भी भरकर नहीं देती है। अगर बेटा कुछ करता है तो भी उसे पसंद नहीं आता है। अगर बेटा चला गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अभी तो वह ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही है। उन्हें देखभाल की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ बेटे की नौकरी और उसकी तरक्की का सवाल है। इसलिए वह बेटे को चाह के भी रोक नहीं पा रही है।
सुलेखा जी कुछ कह पाती उससे पहले ही राकेश कहता है, माँ मैं जानता हूँ अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जाने से पहले आपके लिए एक सहायिका रख जाऊंगा जो आपकी देखभाल करेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। बेटे की बात सुनकर सुलेखा जी बेफिक्र हो जाती है कि चलो कोई तो होगा घर में जो मेरा ख्याल रखेगा, क्योंकि बहू एक बार अपने कमरे में जो गई फिर उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। मैं उसको कितना भी बुलाती रहूं, कितना भी बुलाऊं, एक गिलास पानी के लिए पुकारती रहूं, कमरे से बाहर नहीं निकलती है। राकेश जाने से पहले सहायिका को सबको समझा कर जाता है कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, साथ ही साथ मोनिका को भी समझाया जाता है। लेकिन राकेश के जाते ही मोनिका ने सुलेखा जी को परेशान करना शुरू कर दिया। सुलेखा जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, पैर में चोट की वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी मोनिका जानबूझकर अपनी सास को ऐसे काम बताती थी जिसको करने में दिक्कत होती थी। एक दिन सुलेखा जी की सहायिका जो उनका बेटा लगाकर गया था, वह उनको दवा खिला रही थी। तभी उनकी बहू मोनिका आई और दवा की पुड़िया अपने हाथ में लेते हुए बोली, आज से दवा मैं दूंगी और माँ जी अब तुम्हारी तबीयत ठीक रहने लगी है तो तुम्हें किसी सहायिका की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे बेटे को गए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिन में तुम भली चंगी हो गई हो। सहायिका को आधे महीने के पैसे देते हुए उसको कहती हैं, आज से तुम्हारी छुट्टी, अब तुम्हारा इस घर में जरूरत नहीं है। सुलेखा जी कहती हैं, बहू ऐसा मत करो, बेटा उसको लगा कर गया है तो तुम क्यों हटा रही हो, क्योंकि अब मुझे दूसरी सहायिका मिल गई है, मुझे यह पैसे वाली सहायिका की जरूरत नहीं है। अपनी सास की तरफ देखते हुए मोनिका ने कहा। दूसरे दिन से ही मोनिका अपनी सास को काम बताने लगती है। खाना बन गया है, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जाकर सारे बर्तन धुला देना और हाँ उसके बाद घर की साफ सफाई भी कर देना। मुझे आज शॉपिंग करने के लिए जाना है, जब तक मैं वापस आऊं सारा काम चकाचक मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। धीरे धीरे मोनिका अपनी सास से घर के सारे काम कराने लगी, उस पर हुक्म चलाने लगी। सुबह सोकर वो 9 बजे उठती, 9 बजे तक सुलेखा जी घर के ज्यादातर काम कर लेती। एक दिन मोनिका ने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और किटी पार्टी रखी। किटी पार्टी में रसोई का जितना भी काम था सारा कुछ उसने अपनी बूढ़ी सास से करवाया। सारी सहेलियों के सामने अपना सास का यह कहकर अपमान किया कि यह बुढ़िया राकेश की दूर की रिश्तेदार है। बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए राकेश इसको दया खाकर अपने साथ इधर ले आया। यह तो हम लोगों का बड़ापन है कि इसको हम अपने घर में रख रहे हैं, खाने पीने के लिए दे रहे हैं, रहने के लिए अपने घर में इसको हम कमरा भी देते हैं, तो थोड़ी बहुत ये हमारे घर में सहायता कर देती हैं। बहुत एहसान किए हैं मैंने इस बुढ़िया पर। अपनी बहू की बात सुनकर सुलेखा जी को बहुत बुरा लगता है कि अपनी सारी सहेलियों के सामने वह अपनी सास को दूर की रिश्तेदार बता रही है और मुझे गरीब बुढ़िया बता रही है, जबकि मेरा बेटा नौकरी करता है, मेरे लिए एक नौकरानी भी लगा कर गया था। जब मेरे बेटे को तुम्हारी यह सारी करतूत पता चलेगी तो वह बहुत नाराज होगा। चाय की ट्रे हाथ में लेकर हाल में लाती है और ट्रे को टेबल पर रखती हुई सुलेखा जी बहू की सारी सहेलियों से कहती हैं कि मेरा नाम सुलेखा है और मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि राकेश की माँ हूँ। इतना सुनते ही सारी सहेलियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। तभी मोनिका का चेहरा देखने लायक बन गया था, एकदम से लाल तमतमाया हुआ था। सबसे पहले तो वह अपनी सास को अंदर कमरे में जाने के लिए कहती है, तुम अंदर रसोई में देखो नाश्ता बना है या नहीं, जल्दी से लेकर आओ। इधर खड़े होकर तुमसे बात करने के लिए किसने कहा था। डांट के अपनी सास को रसोई में भगा देती हैं और सहेलियों से बातें बनाते हुए कहती हैं, तुम तो मेरे पति का नेचर जानती हो, सभी के प्रति कितना अच्छा व्यवहार करते हैं और इस बुढ़िया को भी अपनी माँ की तरह ही मानते हैं, इसलिए वह राकेश को अपना बेटा कह रही है। सुलेखा जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू की सारी बातों को सुन लेती हैं। बहुत बुरा लगता है। बस वह भगवान से यही विनती करती हैं कि जल्दी से उनका बेटा वापस आ जाए। हालांकि उनके बेटे को वापस आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 15 से 20 दिन में उनके बेटे के आने का समय हो रहा है। उस दिन सुलेखा जी अपने कमरे से नहीं निकलती हैं। दूसरे दिन जब कमरे से निकलती हैं तो देखती हैं बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही है और बहू का फोन बाहर हॉल में ही रखा है।
सुलेखा जी फोन को उठाकर अपने बेटे को फोन मिला देती हैं। अपनी सास को फोन पर बात करते हुए देखकर मोनिका भाग कर आती है और अपनी सास के हाथ से फोन को छुड़ाकर काट देती है। चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को उठाने की? और मुझसे बिना पूछे तुमने फोन मिलाया तो मिलाया कैसे? मैं देख रही हूँ तुम्हारी हरकतें बदलती जा रही हैं। अगर ऐसी ही करती रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अपने बेटे से क्या बात करना चाहती थी? मेरी शिकायत लगाना चाहती हो? कभी कोशिश भी मत करना। तुम्हारा बेटा ऑफिस के काम से घर से बाहर ही रहता है, ज्यादातर समय तो मेरे साथ ही रहना है। तो चुपचाप मेरे हिसाब से चलो। अब जाओ, जल्दी से मेरा सूट धो दो। वैसे भी मैंने तुमसे कल कहा था तो कल तुमने नहीं धोया। जाकर धोकर उस पर प्रेस कर दो। और आज वही दिन था जब सुलेखा जी अपनी बहू के सूट को प्रेस कर रही थी। प्रेस करने का इतना आइडिया तो था नहीं। बहू का सूट जल गया। अपने जले हुए सूट को देखकर बहू ने गरम प्रेस अपनी सास के हाथ पर रख दी। और तभी अचानक से बिना बताए राकेश अपनी ऑफिस के काम को पूरा करके घर आ गया। और जब उसने मोनिका को अपनी माँ को इस तरह से डांटते हुए व्यवहार करते हुए अपनी माँ के जले हुए हाथों को देखा तो वह मोनिका के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। माँ के कमरे में बैठा हुआ राकेश अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर दुखी हो रहा है। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेटा, मेरे पास कोई फोन भी नहीं था। बहू मेरी बात फोन पर होने नहीं देती थी। बस तुम्हारे आने के लिए एक एक दिन मुश्किल से काट रही थी। अब बस बेटा बहुत हो गया। मैं इधर तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने गांव में ही भली हूँ। अपने हाथ से रूखी सूखी बनाकर खा लूंगी। कम से कम बहू के गरम प्रेस का दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह घर मेरा और मेरी माँ का है। और मैं मोनिका को सबक सिखाकर रहूंगा। उसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया तो किया कैसे? तभी मोनिका रोती और घबराती हुई राकेश और उसकी माँ के कमरे में आती है और कहती है, राकेश, मेरी माँ का हाथ टूट गया है। वह सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आ गई है। तुम जल्दी से मेरे मायके चलो। तुम्हें तो पता है मेरे मायके में कोई भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है। मेरी माँ अकेली रहती है। अगर मैं उनकी देखभाल करने के लिए नहीं जाऊंगी तो वह अकेले सारा कुछ कैसे देख पाएंगी? आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उनका बुढ़ापे की तकलीफ में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? राकेश मोनिका से दो टूक शब्दों में कहता है, मोनिका, तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ दिखाई देती है, लेकिन मेरे माँ की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती थी। अपनी माँ के लिए तुम उनकी बेटी हो, लेकिन मेरी माँ के लिए तुम एक अच्छी बहू भी ना बन पाई। तुम्हारी माँ का हाथ तो चलो अनजाने में टूटा है, लेकिन मेरी माँ का हाथ तो तुमने जानबूझकर चलाया है। सोचो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुमने मेरी माँ के साथ जो व्यवहार किया है वह सही है? राकेश, यह समय इन सब बातों के करने का नहीं है। मेरी माँ को सच में बहुत जरूरत है। तुम जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। नहीं मोनिका, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जाऊंगा। वह तुम्हारी माँ है, उनकी देखभाल तुम करो। मेरी माँ के हाथ में भी बहुत तेज चोट लगी है। उन्हें भी मरहम पट्टी की जरूरत है। मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। और तुम मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे बर्दाश्त के बाहर है। वैसे तो मैंने तुम्हारी और अपनी माँ से कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के काम नहीं आ सकता। मेरी माँ को मेरी ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अपने मायके जा रही हो तो तब तक मेरे घर पर वापस आने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरी माँ से दिल से माफी नहीं मांगोगी और उन्हें अपनी माँ नहीं मानोगी। तब तक मेरे घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। अपना बैग पैक करके मायके के लिए चली जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राकेश अपनी माँ को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पीछे खड़ी मोनिका को आज एहसास हो रहा था कि सच में उसने अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव किया है। और आज तो उसने अपनी सास का हाथ ही जला दिया। और शायद इसी की सजा दी है भगवान ने। मेरी माँ का हाथ तोड़ दिया है। जब माँ को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है, यह मुझे आज समझ आ रहा है। मोनिका महीने भर तक अपनी माँ की सेवा करती है। इधर राकेश भी अपनी माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। एक महीने बाद मोनिका का फोन आता है, मुझे घर ले जाइए। लेकिन राकेश साफ साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हें तब तक अपने घर वापस लेकर नहीं आऊंगा जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा। चाहे पूरी जिंदगी ही तुम अपने मायके में रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
6 महीने तक मोनिका को राकेश लेने नहीं जाता है और 6 महीने में मोनिका को अच्छे से अपनी गलती समझ में आ जाती है। एक दिन वह खुद ही अपने ससुराल आ गई और राकेश से गलती मानने की वजह और सीधे अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया है अब तो मुझे उसको सोच कर भी शर्म आती है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हमेशा अच्छे से रखूंगी। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? बहू, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अपने बहू बेटे का घर भी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम इस घर में रह तो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो दोस्तों, अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो सहने वाले से दिल में हमेशा उसकी टीस रहती है। आप भले ही उससे माफी मांग लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कही गई बात उसे चुभती ही रहती है। इसलिए हमेशा अपना व्यवहार सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे किसी का दिल न दुखे। समय रहते आपको तो अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन जिसका आपने अपमान किया है उसको वह मरते दम तक नहीं भूलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।